मैं कृपाशंकर NMMS मंथन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। साइंस की श्रृंखला के क्रम में आज 2016 के पेपर का पार्ट 3 है। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ध्यान से देखें, परमाणु के नाभिक में क्या होता है, परमाणु के नाभिक में कौन कौन से मूल कण पाए जाते हैं। तो परमाणु की अगर हम बात करें तो ध्यान से देखिएगा, जैसे ये परमाणु है और इसका ये नाभिक है। तो पहली चीज़ तो परमाणु का नाभिक धनावेशित होता है। परमाणु के नाभिक में दो मूल कण मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पहला जो है प्रोटॉन है और दूसरा न्यूट्रॉन है। प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, धनावेश, और न्यूट्रॉन जो होता है वो उदासीन होता है। और इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन जो है नाभिक के चारों ओर दीर्घवृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं और नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब हम अगर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आवेश की बात करें तो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है वह 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का आवेश होता है। इतने कूलाम का ऋण आवेश होता है, तो ये ऋण आवेश हो गया। अगर हम बात करें प्रोटॉन की तो प्रोटॉन पर इतने ही कूलाम का धन आवेश होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम का धन आवेश होता है। और न्यूट्रॉन जो है वो उदासीन होता है। अगर हम न्यूट्रॉन की बात करें तो न्यूट्रॉन उदासीन होता है। तो इस तरह से नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। लगभग परमाणु का जितना द्रव्यमान होता है उसका अधिकांश द्रव्यमान यहीं पे नाभिक में ही निहित होता है। अब इससे संबंधित एक और फैक्ट आ सकता है कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया। तो इलेक्ट्रॉन की खोज जो है वो जे टॉमसन, ठीक है, इसको थॉमसन या टॉमसन लिखा रहता है। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? जेम्स रदरफोर्ड ने किया था, रदरफोर्ड। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? चैडविक। बस इसका केवल ये इतनी ही आपको याद रहे तो आप एग्जाम हॉल में क्वेश्चन बना पाएंगे। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? टॉमसन ने। प्रोटॉन की खोज किसने किया था? रदरफोर्ड ने। और न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? जेम्स चैडविक ने किया था। इसके लिए आप एक ट्रिक से भी आप इसे यूज कर सकते हैं। ईटा पर नाच, यानी कि इलेक्ट्रॉन की खोज ई से इलेक्ट्रॉन और टा से टॉमसन। देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? टॉमसन। तो ईटा यानी ई से इलेक्ट्रॉन, टा से टॉमसन, तो इलेक्ट्रॉन की खोज टॉमसन। प से प्रोटॉन, र से रदरफोर्ड, प से प्रोटॉन हो जाएगा और र से रदरफोर्ड। और नाच यानी कि न्यूट्रॉन, एन से न्यूट्रॉन हो जाएगा और च से चैडविक हो जाएगा। तो इस तरह से बहुत ही आसान हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोजकर्ता का नाम याद करना। तो आप इस ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं, बहुत ही ईजी हो जाएगा। तो परमाणु के नाभिक से बस इतने ही तथ्य आप जानते रहिए तो एक क्वेश्चन एग्जाम हॉल में आप बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि अस्थाई कठोर जल क्या होता है। तो जल की जो कठोरता होती है उसको कैसे डिसाइड की। हाँ तो बच्चों आप ध्यान से देखें, जल की कठोरता, जल में दो तरह की कठोरता पाई जाती है। एक अस्थाई कठोरता होती है और एक अस्थाई कठोरता होती है। तो अस्थाई कठोरता क्या है और अस्थाई कठोरता क्या है? तो जल में यदि कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, आप ध्यान से देखें, कैल्शियम CaHCO3 होल ट्वाइस, कैल्शियम पर 2 चार्ज होता है इसलिए होल ट्वाइस हो जाएगा। HCO3 पर 1 माइनस होता है। तो इस तरह से इसका सूत्र लिखेंगे CaHCO3 का होल ट्वाइस। मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, तो मैग्नीशियम पे भी 2 चार्ज होता है तो HCO3 होल ट्वाइस, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो इस तरह से अगर जल में कैल्शियम बाइकार्बोनेट या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट घुला होता है तो जल में अस्थायी कठोरता होती है। और अगर जल में कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट या क्लोराइड, अब कैल्शियम के सल्फेट, तो कैल्शियम पर 2 चार्ज होता है और सल्फेट पे 2 माइनस चार्ज होता है, तो CaSO4। या फिर
मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 और मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। तो कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट या कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड अगर जल में घुले होते हैं तो उससे अस्थायी कठोरता होती है। अस्थायी कठोरता में जल जो है वो साबुन के साथ या सर्फ के साथ झाग जो है वो ज़्यादा मात्रा में नहीं बनाता है। तो अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कौन सी विधि यूज़ किया जाता है? तो अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए कैलगन विधि का प्रयोग किया जाता है। कैलगन विधि, इसको आप जानते रहिए। कैलगन विधि अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए, और क्लार्क विधि किस कठोरता को दूर करने के लिए? अस्थायी कठोरता को क्लार्क विधि। वैसे अस्थायी कठोरता गर्म करने पर भी दूर हो जाती है, तो गर्म करने से भी हो जाती है, या फिर आप इसे क्लार्क विधि का भी प्रयोग कर सकते हैं अस्थायी कठोरता को दूर करने के लिए। तो कितना आसान है। जल की कठोरता दो तरह की, अस्थायी और अस्थायी। और अस्थायी में क्या है? कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट हैं, और अस्थायी कठोरता में क्या है? कैल्शियम मैग्नीशियम के सल्फेट या कैल्शियम मैग्नीशियम के क्लोराइड अगर जल में घुले हुए हैं तो जल में अस्थायी कठोरता होती है। इसे किस विधि द्वारा दूर किया जाता है? इसे कैलगन विधि द्वारा दूर किया जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन कभी भी पूछ सकता है, तो आप इसे बनाने की स्थिति में रहेंगे अगर आप इसे अच्छे से समझ लिए होंगे तो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? पित्तरस का निर्माण होता है। चौथा क्वेश्चन है, पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? पित्ताशय में होता है, यकृत में, अग्नाशय में, ठीक है, या आमाशय में। तो पित्तरस की अगर हम बात करें तो पित्तरस का जो निर्माण होता है वो यकृत में होता है। इस चीज़ को खूब ध्यान से देखिएगा। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसमें गलती कर देते हैं। पित्तरस देखते हैं, पित्ताशय में टिक लगा देते हैं, तुरंत गलत हो जाता है। यानी कि पित्तरस का जो निर्माण होगा वो यकृत में होता है, और पित्त जो है वो स्टोर कहाँ पे होता है? वो पित्ताशय में होता है। बनता नहीं है पित्ताशय में, स्टोर होता है, लेकिन बनता कहाँ पे है? यकृत में बनता है, लीवर में बनता है। तो इस तरह से इस क्वेश्चन को आप गलत एग्जाम हॉल में नहीं करेंगे। अब बात अगर हम करें तंबाकू में पाए जाने वाले उत्तेजक पदार्थ की, तो तंबाकू में पाए जाने वाला जो उत्तेजक पदार्थ है वो क्या है? उसे हम निकोटीन कहते हैं। तंबाकू में पाए जाने वाले उत्तेजक पदार्थ को क्या कहा जाता है? निकोटीन कहा जाता है। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। फुफ्फुस सिरा खुलती है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको हम आप लोगों को ध्यान से पहले समझा देते हैं। जो सिराएं होती हैं वो अशुद्ध, पहले तो हम सिरा के बारे में बात कर लें। सिरा क्या होता है? ये जो है CO2 युक्त यानी अशुद्ध रक्त को कैरी करने के लिए सिरा यूज किया जाता है। और अगर हम धमनी की बात करें, आर्टरी की अगर हम बात करें, तो धमनी जो है शुद्ध रक्त, यानी कि जो ऐसा रक्त जो जिसमें ऑक्सीजन हो, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो धमनी से प्रवाहित होता है। और सिरा से कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? डीऑक्सीजनेटेड जो ब्लड होता है वो सिरा से प्रवाहित होता है, यानी कि CO2 युक्त रक्त जो है वो सिराओं से प्रवाहित होता है। लेकिन अगर हम फुफ्फुस सिरा की बात करें, फुफ्फुस सिरा, तो फुफ्फुस सिरा से शुद्ध ऑक्सीजन यानी कि शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त, यानी कि शुद्ध जो रक्त होता है वो फुफ्फुस सिरा के द्वारा प्रवाहित होता है, और फुफ्फुस धमनी के द्वारा अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो इस तरह से ये फुफ्फुस सिराएं या फुफ्फुस धमनी ये अपवाद के रूप में आप यूज कर सकते हैं। बाकी अब क्वेश्चन ये है कि फुफ्फुस सिरा खुलती कहाँ पे है? तो फुफ्फुस सिरा की अगर हम बात करें तो फुफ्फुस सिरा बाएं आलिंद में खुलती है। अब इसका अगर हम चार्ट बना दें, फुफ्फुस का मतलब होता है फेफड़ा। फुफ्फुस का मतलब क्या होता है? फेफड़ा। तो आप यहीं से समझिए, फेफड़े की अगर हम बात करें, फेफड़ा, ध्यान से देखिए, हम एक फ्लो चार्ट आपके सामने बना दे रहे हैं। फिर यहाँ से बायां बायां आलिंद, बायां आलिंद, ठीक है। बायां आलिंद से बायां निलय,
यहाँ पे शुद्ध रक्त जा रहा है। बायां निलय से शरीर के सभी अंग में शुद्ध रक्त प्रवाहित हो जाएगा। तो अगर यहाँ पे बात करें तो शरीर के विभिन्न अंग में शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त, यानी कि शुद्ध रक्त जो है शरीर के विभिन्न अंग में प्रवेश कर जाएगा। फिर वहां से जो अशुद्ध रक्त होता है वो ध्यान से देखें। जो अशुद्ध रक्त होता है वो क्या होता है? अशुद्ध रक्त जो है वो दाएं आलिंद में प्रवेश करता है। अशुद्ध रक्त कहां प्रवेश करता है? दाएं आलिंद में। दाएं आलिंद में, इसके बाद दाएं निलय में प्रवेश करता है। दाएं निलय में फिर क्या होता है? यहां जो है अशुद्ध यानी कि CO2 युक्त रक्त दाएं आलिंद में जाएगा और फिर बाएं निलय में प्रवेश करेगा और फिर जो है फेफड़े में चला जाएगा। तो इस तरह से ये चेन ऐसे चलती रहती है। तो क्वेश्चन हमारा ये था कि फुफ्फुस शिरा कहाँ खुलती है? तो फुफ्फुस शिरा कहाँ पे खुलती है? बाएं आलिंद में। फुफ्फुस शिरा कहाँ खुलती है? बाएं आलिंद में खुलती है, फेफड़ा से। और फुफ्फुस शिरा में शुद्ध ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है वो प्रवाहित होता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस तरह से जो है इसको मैंने फ्लो चार्ट के द्वारा भी बता दिया है ताकि आपके दिमाग में इसका इमेज बन जाए। इसको कहते हैं पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स। तो पल्मोनरी जो वेन्स होती है वो बाएं आलिंद में खुलती है। तो आप बहुत आसानी से इसे याद रख सकते हैं। द्विनिषेचन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विनिषेचन पाया जाता है। द्विनिषेचन का मतलब ये हुआ कि ऐसे फल जिसके जो बीज होते हैं वो फल के अंदर होते हैं, जैसे आम हो गया, अनार हो गया, इस तरह से बहुत सारे आप फल देख सकते हैं। तो द्विनिषेचन पाया जाता है आवृत बीजी पौधों में। तो द्विनिषेचन किस में पाया जाएगा? आवृत बीजी पौधों में द्विनिषेचन पाया जाता है। अब हम बात करें ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस में होती है? तो ध्वनि की चाल की अगर हम बात करेंगे तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस माध्यम में होती है। ठोस माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा होती है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। इस बात को लिख लीजिएगा। वायु में ध्वनि की चाल, तो वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड। तो 332 मीटर पर सेकेंड वायु में ध्वनि की चाल होती है और निर्वात में ध्वनि की चाल नहीं होती है। निर्वात में ध्वनि की चाल 0 होती है। तो इतनी चीज़ों को हमें ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा ठोस माध्यम में, अगर आपके ऑप्शन में रहे ठोस, द्रव, गैस, निर्वात, तो ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा किस में रहेगी? ठोस में रहेगी। ठीक। और निर्वात में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 0 होती है। और वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 332 मीटर पर सेकेंड होती है। ठीक है। तो इस तरह से जो है ध्वनि की चाल से संबंधित, इसमें देखिए गैस में, द्रव में, निर्वात में, तो चौथा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठोस में होती है। तो 2016 का जो पेपर था वो पूर्ण रूप से कंप्लीट हो जाता है। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में 2017 के जितने भी प्रश्न पूछे गए होंगे उन सारे प्रश्नों को करवा देंगे। 3 पार्ट में 2017 की वीडियो आएगी, 2018 की भी, 19 की भी, 20 की भी। तो इस तरह से जो है साइंस का एक समग्र तैयारी आप कम समय में कर सकते हैं। तो आप अच्छी तैयारी करने के लिए लगातार हमारी वीडियोस को आप देखते रहिए। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो आप इसे या इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इसे आप लाइक करिएगा और शेयर करना नहीं भूलना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक हमारी वीडियोस पहुंच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसका लाभ उठा पाएँ। ओके, थैंक यू।